हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए सेट के साथ जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में पूछे गए थे। ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये एकदम ओरिजिनल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्व पेपर 2040 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है। ओके दोस्तों। और जैसा कि देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन का ही सोल्यूशन करवाता हूँ। मैंने अभी मैकेनिकल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी टेक्निकल क्वेश्चन का ही सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बीवल गियर्स आर यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन बिटवीन टू शैफ्ट्स हुज एक्सिस आर। तो दोस्तों गियर्स से क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि गियर होता क्या है। ठीक है, हम लोग कहाँ गियर को यूज़ करते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं दोस्तों, एवरीबडी नो डैट कि द गियर्स आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन shaft to another when the shafts are at a small distance apart। मीन्स गियर का यूज हम लोग पावर ट्रांसमिट करने में करते हैं। चाहे आप पावर ट्रांसमिट करने बोल दो, एक शैफ्ट से दूसरे शैफ्ट के मध्य पावर को ट्रांसमिट जब करना होता है, टॉर्क को ट्रांसमिट करना होता है, तो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं दोस्तों? गियर के हेल्प से। गियर के हेल्प से हम लोग एक शैफ्ट से दूसरे शैफ्ट में पावर हो चाहे टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जब दो शेफ्ट के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब दो शेफ्ट के बीच डिस्टेंस बहुत कम रहता है तब हम लोग गियर के माध्यम से बाय द हेल्प ऑफ गियर वी कैन ट्रांसमिट टॉर्क और पावर फ्रॉम वन शेफ्ट टू अनदर शेफ्ट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बीवल गियर का यूज हम लोग दो शेफ्ट के मध्य करते हैं। कब करते हैं? जब जब दोनों शेफ्ट का एक्सिस जो होता है वो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए कि पैरेलल होना चाहिए कि नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए या नॉन कोपेलन होना चाहिए? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दो शेफ्ट के बीच जो एक्सिस है, द टू शेफ्ट हुज एक्सिस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ व्हीवल गियर the torque transmit from one shaft to two shaft when the axis of the two shaft are perpendicular। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर। और गियर्स कौन कौन सा है दोस्तों? तो लाइक स्पर गियर होता है, बीबल गियर होता है, स्पाइरल गियर होता है, हेलिकल गियर होता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ गियर है। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। ए डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज ए डिफरेंशियल गियर इन एन ऑटोमोबाइल इज हमारा आंसर हो जाएगा कि डिफरेंशियल गियर को इन ऑटोमोबाइल में क्या कहा जाता है? तो डिफरेंशियल गियर को दोस्तों एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। ओके दोस्तों, तो डिफरेंशियल गियर को ऑटोमोबाइल में एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन कहा जाता है। ये तो दोस्तों एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होता क्या है? तो एन एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ टू गियर्स माउंटेड so that the center of one gear revolves around the center of the other. A carriage connect the center of the two gears and rotates both the gear। ठीक है, मतलब कहना है कि दोस्तों एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन जो होता है, दो दो गियर कनेक्ट रहता है। ठीक है, जैसे देखिए एक छोटा गियर एक बड़ा गियर, ये दो गियर कनेक्ट रहता है किसके सहारे? ये कैरियर के सहारे ये कनेक्ट रहता है, दो आपस में कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये दो गियर कैरियर के सहारे ये कनेक्ट रहता है आपस में। ठीक है, और ये कैरियर क्या करता है? रोटेट करता है। ये दोनों ए एंड बी, ये दोनों गियर को एक साथ में रोटेट करवाता है। कौन? ये देखिए यहाँ से शेफ्ट रहेगा, ये दोनों गियर को एक साथ रोटेट करता है। कौन? ये कैरियर, ये जो बीच का ये जो कैरियर है, ये दोनों गियर को रोटेट करवाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हमारा ये हो गया। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गियर है, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गियर और रोटेट एक साथ होता है, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, और इसको हम और एक चीज़ बोलते हैं, एक और नाम से डिफरेंशियल गियर भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल गियर भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीप इन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू। जब बेल्ट ड्राइव में क्रीप क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पुली एंड बेल्ट, पुली एंड बेल्ट ड्राइव में दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। पहला तो स्लीप एंड क्रीप, ठीक है। दो टर्म हैं इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। एक है स्लीप एंड एक है क्रीप, ठीक है। तो स्लीप क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी हम लोग पुली और जैसे गांव में देखे थे, गांव में जैसे आटा पिसाने का मशीन होता है, तो कोई भी चाहे मशीन देख लीजिए जो दो पुली को कनेक्ट करता है। तो किससे हम लोग कनेक्ट करते हैं दो पुली को, ये बेल्ट ड्राइव से ही कनेक्ट करते हैं ना दोस्तों। बेल्ट ड्राइव से हम दो पुली को कनेक्ट करके रोटेशनल मोशन को करते हैं, रोटेशनल मोशनल प्राप्त करते हैं। तो ये जो पुली बेल्ट ड्राइव है इसमें दो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एक तो स्लीप होने का डर रहता है और एक जो होता है क्रीप आता है, ठीक है। तो स्लीप पहले हम लोग स्लीप देखेंगे, स्लीप किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्लीप क्या है, ये बेल्ट और पुली के बीच मान लीजिए फ्रिक्शन ना हो। देखिए बेल्ट और पुली, ये बेल्ट है और पुली, ये बेल्ट और पुली के बीच में अगर अच्छी ग्रिपिंग ना हो, अच्छी से फ्रिक्शन ना हो, तो उससे क्या होता है, स्लिप कर जाता है। बेल्ट जो होता है स्लिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो पुली और बेल्ट दोनों में फ्रिक्शन रहेगा, तो पुली अगर आगे जाएगा तो ये तो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। जिसके कारण ये क्या होता है, पुली से बेल्ट नीचे आ जाता है, बेल्ट फिसल के बाहर आ जाता है। इसी को स्लिप कहते हैं, स्लिप हो जाएगा मीन्स पुली से बेल्ट बाहर आ जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है। किसके कारण, अच्छी ग्रिपिंग ना हो, फ्रिक्शन ना हो, अच्छे से फ्रिक्शन ना होने के कारण ही क्या होता है, स्लिप आ जाता है, ठीक है, स्लिप अकर हो जाता है। और क्रीप क्या है दोस्तों, क्रीप भी वही फिनोमिना है। क्रीप का मतलब भी ये स्लीप ही है, मगर इसका कारण अलग है, ठीक है। ये फ्रिक्शन के अच्छी तरह से न होने के कारण स्लीप होता है। बट क्रीप किस लिए होता है, देखिए जब पुली और बेल्ट ड्राइव, देखिए पुली ये देखिए पुली है और ये बेल्ट ड्राइव है। तो जब पुली और बेल्ट ड्राइव क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से जब ये पुली और बेल्ट ड्राइव रोटेट हो रहा है, तो जब ऊपर वाला साइड में, ये साइड क्या कहलाता है, ये साइड जो होता है दोस्तों टाइट साइड कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन आ जाता है जब पुली और बेल्ट ड्राइव में। क्या होता है, जब पुली रोटेट होता है तो इस साइड अपर साइड में, बेल्ट का अपर साइड में यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए इसको टाइट साइड कहते हैं, ठीक है, टाइट साइड। और ये नीचे में क्या होता है, यहाँ पे टेंशन बहुत कम होता है, ठीक है, मिनिमम बहुत कम टेंशन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लूज साइड कहते हैं। इसको आप लूज साइड भी बोल सकते हैं या स्लैक साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्लैक साइड भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि जब ये टाइट साइड से स्लैक साइड में आता है, तो इस टाइट साइड में क्या होता है, टाइट साइड में थोड़ा सा जो बेल्ट का लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि खिंचाव ज़्यादा बढ़ता है, यहाँ पर टेंशन ज़्यादा रहता है, जिसके कारण इसका लेंथ, जो बेल्ट का लेंथ इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। जिसके कारण, और यहाँ पे लेंथ कम हो जाने के कारण स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बेल्ट एंड पुली की स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इसका और स्पीड और इसका स्पीड दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ बढ़ जाता है। सो अनइवन टेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्रीप आ जाता है, स्लिप हो जाएगा, ठीक है, जिसको क्रीप कहते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, मेन कारण है हमारा क्रीप का मेन कारण क्या होता है, अनइवन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन द बेल्ट व्हेन इट पासेस फ्रॉम टाइट टू स्लैक साइड। जब टाइट साइड से जब स्लैक साइड में जब जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, लेंथ बढ़ जाने के कारण दोनों में, पुली और बेल्ट में स्पीड का डिफरेंस आ जाता है, और स्पीड का डिफरेंस के कारण क्या हो जाता है, स्लिप कर जाता है, जिसको हम क्रीप कहते हैं। इसको क्रीप नाम देते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या नाम देते हैं, क्रीप नाम देते हैं। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्रीप किस लिए होता है, अनइवन एक्सटेंशन मतलब क्या होता है दोस्तों, लेंथ में इंक्रीज हो जाना, बेल्ट का लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, जिसको एक्सटेंशन कहते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बेल्ट व्हेन इट पासेस फ्रॉम टाइट टू स्लैक साइड। हमारा क्रीप का आंसर ये हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रैंक शेफ्ट टर्निंग इन अ जर्नल बियरिंग फॉर्म्स अ, जो हमारा क्रैंक शेफ्ट टर्निंग है जर्नल बियरिंग में फॉर्म्स अ, क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा वो क्या टर्निंग पेयर होता है या स्लाइडिंग पेयर होता है या रोलिंग पेयर होता है, हेलिकल पेयर होता है, ठीक है। तो क्या कौन सा पेयर हो जाएगा, मोशन अराउंड अ फिक्स लाइन इज कॉल्ड टर्निंग पेयर, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये क्रैंक शेफ्ट टर्निंग जर्नल बियरिंग में क्या हो जाएगा, तो टर्निंग पेयर कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा टर्निंग पेयर, ठीक है। क्या कहलाएगा हमारा, टर्निंग पेयर कहलाएगा, ठीक है, टर्निंग पेयर कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What type of contact occurs during meshing of helical gear? What type of contact occurs ड्यूरिंग मेसिंग ऑफ हेलिकल गेयर? तो दोस्तों हेलिकल गेयर में किस टाइप का कॉन्टैक्ट होता है ये पूछ रहा है। क्या पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, लाइन कॉन्टैक्ट होता है, या एरिया कॉन्टैक्ट होता है, या वॉल्यूम कॉन्टैक्ट होता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ये गियर में, ये गियर का टीथ है, ठीक है। तो ये गियर का टीथ होता है और एक ये गियर का टीथ होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट गियर में क्या होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है दोस्तों। गियर का पॉइंट, एक गियर दूसरे गियर से किस तरह से कॉन्टैक्ट रहता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट, पॉइंट से कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट कॉन्टैक्ट कहेंगे। ओके, पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो एक दूसरे गियर का कैसा कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस विच ऑफ द फ्लोइंग ड्राइव्स इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर विदाउट स्लिप। मतलब ये चारों में से, इन चारों में से कौन सा ऐसा ड्राइव्स है जो पावर ट्रांसमिट करेगा बट विदाउट स्लिप, उसमें स्लिप होने का कोई चांसेस ही नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा ड्राइव्स है दोस्तों, तो वो चैन ड्राइव्स है, ठीक है। चैन ड्राइव्स में स्लीप कभी नहीं होता है, नो चांस ऑफ स्लीप इन चैन ड्राइव्स, ठीक है। इन चैन ड्राइव्स देर इज नो एनी स्लीप ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन देर इज नो एनी स्लीप। तो हमारा आंसर हो जाएगा चैन ड्राइव्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The contact between cam and floor is to form a, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कॉन्टैक्ट बिटवीन कैम एंड फ्लोअर का जो कॉन्टैक्ट होता है वो क्या कहलाता है, हाइयर पेयर कहलाता है। कौन सा पेयर कहलाता है, हाइयर पेयर, ठीक है। कौन कौन सा पेयर होता है, लोअर पेयर होता है, हाइयर पेयर होता है। तो हमारा जो कैम एंड फ्लोअर है ये कौन सा, हाइयर पेयर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। कौन सा इनमें से, इन चारों में से कौन सा एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों नीडल बियरिंग। नीडल बियरिंग जो है वो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। नीडल बियरिंग रिप्लेस स्लाइडिंग मोशन बिटवीन सरफेस इनटू रोलिंग मोशन। जो नीडल बियरिंग है दोस्तों वो रिप्लेस कर जाता है स्लाइडिंग मोशन से, ठीक है। स्लाइडिंग मोशन से क्या करता है, रोलिंग मोशन में रिप्लेस कर जाता है, जिसके कारण इसमें कोई एंटी फ्रिक्शन, इसके फ्रिक्शन नहीं हो पाता है इसमें, ठीक है। इसलिए एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहलाता है। कौन सा, नीडल बियरिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, हेलिकल गियर हैव देयर टीथ। जो हेलिकल गियर होता है दोस्तों, ठीक है, हेलिकल गियर में जो टीथ होता है वो कैसा होता है, इंक्लाइन टू व्हील रिम, स्ट्रेट ओवर द व्हील रिम, कर्व ओवर द व्हील रिम, कट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रस्टा ऑफ कोन्स। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इंक्लाइन टू द व्हील रिम। जो हेलिकल गियर में टीथ जो होता है दोस्तों, ठीक है, वो इंक्लाइंड होता है। हेलिकल गियर में जो टीथ होता है इंक्लाइन टू द व्हील रिम होता है, ठीक है। और हेलिकल गियर टीथ आर इंक्लाइन टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंक्लाइंड होगा हमारा हेलिकल गियर में जो टीथ है, तो इंक्लाइन टू द व्हील रिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ द गवर्नर इंक्रीज देन, जब गवर्नर का स्पीड इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है दोस्तों, तब क्या होता है कि हाइट ऑफ द गवर्नर डिक्रीजेस। जो हाइट ऑफ द गवर्नर है डिक्रीज कर जाएगा बट रेडियस ऑफ द रोटेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, किसका, गवर्नर का स्पीड बढ़ाते हैं, तो हाइट ऑफ द गवर्नर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। गवर्नर का हाइट डिक्रीज कर जाएगा बट रेडियस ऑफ द रोटेशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ बीम, किसी भी बीम, रेक्टेंगुलर बीम हुआ, सर्कुलर बीम हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड्स अपन, जो स्ट्रेंथ, बीम का जो स्ट्रेंथ है किस पे
ये करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट पे करता है, या डेंसिटी पे करता है, या सेक्शन मॉड्यूलस पे करता है, या सीजी ऑफ द सेक्शन, ये सीजी है दोस्तों, ठीक है। सीजी ऑफ द सेक्शन पे करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों सेक्शन मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है। किसी भी बीम का स्ट्रेंथ सेक्शन मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है। और सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है दोस्तों? तो सेक्शन मॉड्यूलस हम जेड से दर्शाते हैं, और जेड इक्वल टू आई बाई वाई होता है। देखिए इधर मैं दिखाता हूँ, जेड इक्वल टू आई बाई वाई होता है दोस्तों, ठीक है। और वाई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड वाई क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी जी, ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी जी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जी। ओके दोस्तों, तो सेक्शन मॉड्यूलस कौन क्या हुआ? सेक्शन मॉड्यूलस इज इक्वल टू सेक्शन मॉड्यूलस इक्वल टू आई बाई वाई, ठीक है। आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी जी, ठीक है। तो किसी भी बीम का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? तो वो सेक्शन मॉड्यूलस पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। इट हिट्स द फ्लोर विथ अ वेलोसिटी 9 मीटर प्रति सेकेंड एंड बाउंसेस टू अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द फ्लोर एंड बॉल। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि इसमें पूछता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है दोस्तों वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, क्या बोल रहा है? एक बॉल है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है। और वो बाउंस करके जब टच करता है तो बाउंस करके 1.2 मीटर ऊपर फिर उछल जाता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, बाउंस होने के बाद जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, और टू द वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट टू द वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। चलिए अब हमारा देखिए, हम लोग फिजिक्स में जानते हैं दोस्तों कि कोई भी पार्टिकल्स जब ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, जब नीचे गिराते हैं तो जब टच होता है, ठीक है, जब वो ग्राउंड को टच करता है उस टाइम का वेलोसिटी क्या होता है? उस टाइम का वेलोसिटी होता है v इक्वल टू √2gh होता है। क्या होता है? वेलोसिटी v इक्वल टू √2gh होता है, ठीक है। तो यही है वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट। हमारा वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो गया? √2gh, ठीक है। और बाई वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, तो वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट यहाँ दिया हुआ है 9 मीटर प्रति सेकेंड, तो डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दो दोस्तों। तो देखिए 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 1.2 दिया हुआ है, √/9, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.54, हमारा आंसर आ जाएगा 0.54। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 0.54, ठीक है। तो फार्मूला बस याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फार्मूला होता है कि वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट बाय वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। और जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो जब वो ग्राउंड में टच होता है उस टाइम का वेलोसिटी हमारा क्या होता है? √2gh होता है। बस ये इतना याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉर अ मटेरियल विथ Poisson ratio 0.25, the ratio modulus of rigidity to modulus of elasticity will be। तो इसमें रेशियो पूछ रहा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू होता है। म्यू क्या है दोस्तों? पॉइजन रेशियो होता है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब E बटा में इसको g को यहाँ ले आएंगे, इक्वल टू 2 1 प्लस म्यू का वैल्यू कितना है? 0.25 है दोस्तों, ठीक है। तो इंटू कर दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.25, तो 125 बार नीचे 100 आ जाएगा,
अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 25 5 जा 25 4 जा, इधर से 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो हमारा रेशियो आएगा 5/2। बट 5/2 हमारा कौन सा रेशियो है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू 5/2 आया है। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा है, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर दीजिएगा तो बस G/E मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इक्वल टू ये 2/5 को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 2/5। तो 2/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0.4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए आंसर 0.4 आ गया, 0.4 हमारा आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पूछता है इफ़ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई टू द बॉडी टेंड टू एलोंगेट इट देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज। जब कोई भी बीम में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा और इसको एलोंगेट करेगा, ठीक है, जब इसको खींचेगा तो क्या होगा, इसका लंबाई बढ़ेगा, ठीक है, और इसका चौड़ाई घटेगा, ठीक है, इसका लंबाई बढ़ेगा और चौड़ाई घटेगा। ओके, तो इस टाइप का फोर्स जब लगता है तो कौन सा स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा दोस्तों, तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस इसमें जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। और दोस्तों जब किसी भी बीम में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से पुश करेंगे, तब क्या होता है दोस्तों, पुश वाला फोर्स लगेगा, तब क्या होता है, इसका लेंथ घटता है, ठीक है, और डायमीटर बढ़ता है। लेंथ घटेगा और डाया बढ़ेगा, लेंथ घटेगा डाया बढ़ेगा। तो इस टाइप का फोर्स में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इसमें जनरेट होता है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव, क्योंकि ये कॉम्प्रेस कर रहा है, दोनों तरफ से दो फोर्स, इक्वल फोर्स दोनों तरफ से इसको कॉम्प्रेस कर रहा है, तो क्या होता है, डायमीटर इंक्रीज होगा और लेंथ को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड सरफेस इज। फिक्स्ड सरफेस है ये दोस्तों, फिक्स्ड है, फिक्स्ड सरफेस इज। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के। जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन का, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द, क्या कौन सा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन हमारा आंसर हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच कैन बी स्लाइड ऑन अ फिक्स सरफेस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, मोशन ऑफ द डायरेक्शन है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज टू बी कंसीडर फॉर डिजाइन फॉर अ डक्टाइल कंपोनेंट अंडर साइक्लिक लोड। तो साइक्लिक लोड क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक लोड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस आफ्टर ए फिक्स साइकिल कंटिन्यूअस फोर्स अगर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे टक 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 करके किसी भी फोर्स, जैसे पिस्टन सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो होता है वो पिस्टन पिन पे, पिस्टन ग्रिप पे क्या होता है, हम वो टक 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 करके एक साइकिल के बाद एक कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, हमेशा कंप्रेशन स्ट्रोक जब साइकिल आता है तो वो हमेशा एक फोर्स क्या होता है, फोर्स को स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो साइक्लिक लोड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक लोड एक साइकिल के बाद, हमेशा साइकिल के बाद वो कंटिन्यूअस वो लगता रहे, ठीक है, कंटिन्यूअस लगता रहे, तो उसमें क्या होता है, वो साइक्लिक लोड कहलाता है। ठीक है, उस पर क्या होता है, साइक्लिक लोड कहलाता है। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्या चीज़ देख के तैयार उसको बनाएंगे दोस्तों, कि जो साइक्लिक लोड होता है उसको वो सहन कर सके, टूटे ना दोस्तों। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन स्ट्रेंथ को फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ बोलेंगे कि उस पर कोई फ्रैक्चर ना आए। ठीक है,
तो साइक्लिक लोड पे किसको देख के देखा जाता है, तो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ को देख के किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल टू बी कंसिडर फॉर डिजाइन फॉर अ डक्टाइल कंपोनेंट अंडर साइक्लिक लोड, तो हमारा हो जाएगा फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ को देख के डिजाइन करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ को देख के हम लोग डिजाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। तो ये सभी जानते हैं दोस्तों, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है कि कौन सा लॉ हमें फोर्स का मेजरमेंट देता है, ठीक है। तो ये हमेशा ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देता है। क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एम वी माइनस एम यू, ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी बाय माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय द टाइम, ठीक है, ये टाइम हो गया। तो यही कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ, कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें m कॉमन ले लेंगे तो m, ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमको फोर्स निकल गया, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर शेफ्ट अंडर टॉर्सन इज, ठीक है। अंडर टॉर्सन में सर्कुलर सेक्शन का शियर स्ट्रेस क्या होगा, कहाँ पे, सेंटर पे। मान लीजिए ये सर्कुलर सेक्शन है, तो इसका सेंटर पे जो होता है शियर स्ट्रेस, वो क्या होता है, जीरो होता है दोस्तों। क्या होता है, जीरो होता है, वो जीरो होता है। और टॉप पे मैक्सिमम होगा और बॉटम में क्या होता है, मिनिमम होता है। बॉटम में मिनिमम होता है, टॉप में मैक्सिमम होगा, और सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट आर स्टेशनरी इज कॉल्ड। कोई भी रुका हुआ स्टैटिक पोजीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन लगता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है और उस मोशन कर रहा है, उस टाइम में जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको डायनेमिक मोशन कहते हैं। डायनामिक स्टैटिक मोशन, मोशन डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैटिक ऑफ अ कंपोनेंट इज ड्यू टू। अभी मैंने बताया दोस्तों कि फैटिक जो होता है, फैटिक कैसे होता है, वो साइक्लिक लोड के कारण, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगातार कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, लगातार कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें फैटिक आ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण वो उसमें क्या हो जाता है, वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है उसमें, तो उसको फैटिक बोलते हैं, साइक्लिक लोड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the angle turned by a wheel while it starts from rest and accelerates at constant rate 3 rad per second square for an interval of 20 सेकेंड। पूछता है इसमें कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द एंगल टर्न बाय द व्हील द्वारा कितना एंगल टर्न किया गया जब कोई भी व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करता है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है दोस्तों 3 रेड प्रति सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम दिया है 20 सेकेंड से, ठीक है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, एंगल टर्न पूछ रहा है, मतलब एस हम लोग इसमें लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, मतलब डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यू इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो होगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचा हाफ ए, एक्सेलरेशन कितना है हमारा 3 इंटू टी कितना है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 से इधर कट जाएगा 200,
3 to the 6 तो हमारा 600 रैड आ जाएगा, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर का यूनिट हमारा रैड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 600 रैड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप इन अ बार डिपेंड अपॉन। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रेस जो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ये थर्मल से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई स्ट्रेस जनरेट होता है, किसके कारण? टेम्परेचर चेंजेस के कारण। टेम्परेचर चेंजेस के कारण जब कोई भी स्ट्रेस डेवलप करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस। डेट इज़ कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस, जब स्ट्रेस जनरेट होगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन टेम्परेचर और यंग्स मॉड्यूलस। तो किस पे डिपेंड किया? थर्मल स्ट्रेस किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे और यंग्स मॉड्यूलस पे। ये तीनों फैक्टर पे, तीनों पे ये थर्मल स्ट्रेस हमारा डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है कि स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर डेवलप इन अ बार डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो सही बात है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी, इस पे डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी इस पे डिपेंड नहीं करता, पॉइजन रेशियो नहीं करता, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे हमारा थर्मल स्ट्रेस डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट हैज़ एन इफिशियंसी ऑफ 20%। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सोर्स एंड टू द सिंक इन किलोवाट वुड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफ़र रेट हमारा पूछ रहा है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र रेट पूछता है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे कि इसमें हमारा गिवन क्या क्या है। तो देखिए हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ इतना किलोवाट, तो हमारा आउटपुट दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आउटपुट गिवन है, आउटपुट हमारा दिया हुआ है, आउटपुट इक्वल टू 100 किलोवाट दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 100 वाट किलोवाट दिया हुआ है। और इफिशियंसी क्या होता है दोस्तों? तो इफिशियंसी होता है हमारा आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट कितना दिया हुआ है? आउटपुट दिया हुआ है दोस्तों 100, और इनपुट हमें पता नहीं है, क्योंकि इनपुट ही तो हमको निकालना है ना। इनपुट निकालना है और सिंक निकालना है। ठीक है, लॉस निकालना है, हीट ट्रांसफ़र और इनपुट निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट पता नहीं है। ठीक है, इनपुट निकालना है। और इफिशियंसी दिया हुआ है 20%, तो 20% मतलब 20/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 हो जाएगा। देखिए 0.2 इक्वल टू 100 बटा IP, तो यहाँ से IP निकल जाएगा कितना? देखिए IP इक्वल टू 100/2, और जब ये 0.2 है तो ये कटेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये कटेगा तो दोस्तों 500 किलोवाट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 500 किलोवाट। इनपुट कितना आ जाएगा हमारा? 500 किलोवाट हमारा इनपुट आ जाएगा। तो देखिए एक ऑप्शन आ गया 500 किलोवाट, एक हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है? सिंक निकालना है, मीन्स हीट ट्रांसफ़र निकालना है, मतलब हीट लॉस निकालना है। हीट ट्रांसफ़र तो हमारा इनपुट आ गया 500 किलोवाट। अब क्या निकालना है? हीट लॉस निकालना है। तो हीट लॉस कैसे निकालेंगे हम? देखिए यहाँ पे हीट लॉस निकालेंगे, जैसे वर्क डन क्या होता है दोस्तों? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? हीट सप्लाई, जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट। ठीक है, हीट रिजेक्ट क्या होता है? माइनस हीट रिजेक्ट और हीट लॉस। तो हमारा हीट रिजेक्ट और हीट लॉस तो कितना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों वर्क डन हमारा कितना दिया हुआ है? वर्क डन मतलब आउटपुट कितना दिया हुआ? 100। हीट सप्लाई हम लोग 500 निकाल लिए। कितना निकाल लिए हम लोग? 500 इक्वल 100 इक्वल टू 500 माइनस हीट लॉस मीन्स सिंक हीट लॉस। तो हीट लॉस हो जाएगा हीट लॉस। तो हीट लॉस यहाँ 500 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? हीट लॉस इक्वल टू 400 आ जाएगा। ठीक है, हीट लॉस इक्वल टू
400 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 400 किलोवाट। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों, हमारा आंसर ये आ जाएगा 500 किलोवाट हमारा हीट ट्रांसफ़र आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा 500 और हीट लॉस 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन अ रिएक्शन टरबाइन के क्वेश्चन है दोस्तों, रिएक्शन टरबाइन से क्वेश्चन है। द हीट ड्रॉप इन अ फिक्स ब्लेड इज 8 किलोजूल पर केजी एंड टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज इज 20 किलोजूल पर केजी। द डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, देखिए डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड बाय हीट ड्रॉप इन अ स्टेज, ठीक है, हीट ड्रॉप इन स्टेज इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, तो देखिए हमें हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, बट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड। हमारा फिक्स ब्लेड का हीट ड्रॉप दिया हुआ है, मगर हमें तो लग रहा है हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड में कितना हीट ड्रॉप हो रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए ये डिफरेंस होता है हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड कैसे निकालेंगे, तो देखिए हीट ड्रॉप इन स्टेज माइनस हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड। देखिए हीट ड्रॉप इन स्टेज, देखिए मैं फिर से यहाँ से लिख देता हूँ कि हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड क्या होता है, हीट ड्रॉप इन स्टेज माइनस हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड। ठीक है, तो देखिए हमारा वैल्यू दिया हुआ है हीट ड्रॉप इन स्टेज कितना हुआ है 20 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड कितना 8 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वैल्यू आ गया हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड कितना आ गया 12 किलोजूल पर केजी हमारा आ गया वैल्यू। ठीक है, अब बस डिग्री ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। तो देखिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना है, डिग्री ऑफ रिएक्शन में बताया हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड बाय हीट ड्रॉप इन स्टेज इंटू 100। तो हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड कितना निकल गया 12 निकल गया, तो 12 बाय हीट ड्रॉप इन स्टेज, तो स्टेज पे कितना 8 है, तो 8 इंटू 100 हो जाएगा। सॉरी 8 नहीं दोस्तों, 8 तो गलत मैंने लिख दिया। हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड हमारा 12 आ गया। अब हीट ड्रॉप इन स्टेज, तो हीट ड्रॉप इन स्टेज कितना हुआ है 20 ने दिया हुआ है दोस्तों, तो 20 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए 25 जा 100 हो जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 12×5 = 60, तो 60% हमारा आ जाएगा। 60% डिग्री ऑफ रिएक्शन हमारा 60% आ जाएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लोज बैलून कंटेनिंग 10 kg ऑफ हीलियम रिसीव्स 5 किलोजूल पर kg ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द बैलून स्लोली इंक्रीज बाय 0.2 मीटर क्यूब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल इज। तो दोस्तों ये थर्मो का क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा ये हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। डी यू इक्वल टू होता है दोस्तों Q माइनस W। Q हीट सप्लाई माइनस क्या होता है वर्क डन। ठीक है, डी यू इक्वल टू Q माइनस W। और टोटल हीट Q जो होता है दोस्तों टोटल हीट होता है ये। ठीक है, टोटल हीट सप्लाई, तो टोटल हीट कैसे निकालेंगे, देखिए हमको सबसे टोटल हीट निकालना है हमको दोस्तों। ठीक है, तो टोटल हीट कैसे निकलेगा दोस्तों, तो टोटल देखिए एक केजी पे 5 किलो जूल हीट है, तो 10 केजी टोटल हमारा 10 केजी का हीलियम है, 10 केजी हीलियम है, तो कितना निकल जाएगा 1 केजी पे 5, 10 केजी में कितना हो जाएगा टोटल हमारा 50 किलो जूल हीट निकल जाएगा। कितना 50 किलो जूल हीट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल हीट हमारा इसका वैल्यू हमारा आ गया 50 किलो जूल आ गया। अब वर्क डन निकालना है, वर्क डन हमें पता नहीं है, तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है P
वर्क डन इक्वल टू हमारे पास होता है P इंटू डी होता है, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम P इक्वल टू डी। हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू P इंटू डी होता है, तो P कितना दिया हुआ है दोस्तों, 100 दिया हुआ है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0.2। तो देखिए ये 0 से ही कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 20 आ जाएगा, वर्क डन 20 kg आ जाएगा, ठीक है, वर्क डन। अब देखिए, अब वर्क डन निकल गया, हीट, टोटल हीट निकल गया, तो कितना आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू का वैल्यू कितना, टोटल हीट हमारे पास 50 किलो जूल माइनस वर्क डन कितना था 20, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 30 किलो जूल। ओके दोस्तों, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा हमारा 30 किलो जूल आ जाएगा, तो हमारा आंसर 30C हो जाएगा, 30 किलो जूल। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों मेरा लास्ट क्वेश्चन, और कैसा लगा ये सेट मेरा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरे द्वारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट जो मैंने स्टार्ट किया है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में यूज़फुल आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट और मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शानदार पेपर का सलूशन लेकर आऊँ। उसके लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे मेरा नया वीडियो आपको और आपके दोस्तों को मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार रियल क्वेश्चन पेपर का सलूशन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।